गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के बारे में, जो इम्तियाज अहमद के बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और हिस्ट्री का ये थर्ड वीडियो होगा। 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है 1857 से लेकर के वहाबी, संथाल और फिर जितने भी आंदोलन हुए थे वो सारे के सारे हो गए हैं। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तक हो चुका है, अर्थात कि 1857 से शुरू हुआ था और अभी आपको 1900 तक पहुंच चुका है। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट चेक करके इसको जरूर पढ़ेंगे। और इससे एक भी बाहर से क्वेश्चन बिहार का नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत ही मतलब सभी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए बिना देर के फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैजिक लालटेन, ठीक है। तो बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने मैजिक लालटेन की सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किए थे। बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन थे? तो बंगला दैनिक हितवादी के उप संपादक थे सखाराम गणेश दिवसकर, ठीक है। बंगला दैनिक हितवादी के उप संपादक नहीं, उप संपादक कौन थे? तो ये हो जाएंगे सखाराम गणेश दिवसकर। बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स, ठीक है, सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में कौन थे? तो कौन व्यक्ति हुए जो लिबर्टी का लिफलेट्स बांट रहे थे लोगों के बीच में, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए? तो ये थे बंकिम चंद्र मित्र, लोगों के मित्र, और अखिल चंद्र दास गुप्त। तो एक हो जाएंगे बंकिम चंद्र मित्र जी और दूसरे हो जाएंगे अखिल चंद्र दास गुप्त जी। तो ये दोनों के दोनों लोग मिल करके लिबर्टी लिफलेट्स जो है वो जनता के बीच में, लोगों के बीच में बांटने का कार्य कर रहे थे। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी होती है, ये कब हो जाती है? तो ये हो जाती है 1915 ईस्वी में। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी हो जाती है कब? तो ये होती है 1915 में, ठीक है। तो 1915 में ही सितंबर में लोगों ने बांटना स्टार्ट किया। उसके बाद अंग्रेज बहुत जल्दी मतलब सजा देते थे, वो वेट नहीं करते थे। तो बंकिम चंद्र मित्र की लास्ट 1915 में ही लास्ट के मंथ में गिरफ्तारी हो जाती है। बिहार में विभिन्न स्थानों पे किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो क्रांतिकारी भाषण दिए थे नन अदर देन स्वामी सत्यदेव, ठीक है। तो स्वामी सत्यदेव जो थे ना वो बिहार में क्रांतिकारी भाषण दिए थे। स्वामी सत्यदेव क्रांतिकारी भाषण दिए थे। बिहार में क्रांतिकारी संदेश वाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद, ठीक है। तो क्रांतिकारी संदेश वाहक और क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद जी थे, वो कहाँ के थे? तो ये थे मुजफ्फरपुर के, ठीक है। मुजफ्फरपुर से संबंध रखते थे कामता प्रसाद। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल के शाखा के थे? तो ये थे भागलपुर, ठीक है। श्री राम विनोद सिंह अपना अपना ना जैसे एरिया वाइज थे, तो कभी कभी पूछ देता है जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि आपके राम विनोद सिंह जो हैं वो भागलपुर से हैं और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुए थे और इसे हजारीबाग जेल ले जाया गया था। तो चूंकि हजारीबाग जेल से ये संबंध रखते हैं तो हो सकता है कि ये इम्पोर्टेंट हो जाए। तो राम विनोद सिंह, ठीक है, राम विनोद सिंह जो थे वो भागलपुर की शाखा से संबंध रखते थे। वहीं जो कामता थे अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे मुजफ्फरपुर से था। किधर गया देखिए आप लोग, हाँ, ये कामता प्रसाद जी थे वो थे मुजफ्फरपुर से। राम विनोद सिंह थे वो थे भागलपुर से। और फिर सबसे जोरदार और प्रभावशाली भाषण दिए थे स्वामी सत्यदेव ने। स्वामी है तो उनको सत्यदेव, सत्य ही बोलेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, तो अच्छा ही प्रभावी ही भाषण होगा। पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार था जो क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो पाटलिपुत्र, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं पत्रकार, लेकिन जो पाटलिपुत्र अखबार था ना उसमें क्रांतिकारी विचार को प्रकट किया गया था, ठीक है। पाटलिपुत्र में क्रांतिकारी विचार को प्रकट किया गया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? देखिए ये 2018 में पूछ चुका है।
तो ये किए थे 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल, जबकि अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में ही हो चुका था। इसके अलावा इसकी स्थापना फिर से 5 साल बाद 1907 में भी होती है और अलग अलग जगहों पे होती है, ठीक है। और 1913 में जाकर के फाइनली पटना में भी हो जाती है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। और 1902 वाली जो थी ना अनुशीलन, उसमें वारिंद्र कुमार घोष के साथ जतेंद्र नाथ ने भी किया था इसका स्थापना, ठीक है। और वहीं फिर 1913 में पटना में होती है सचिंद्र नाथ सन्याल का। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये है जज किंग्सफोर्ड, ठीक है। जज किंग्सफोर्ड का 30 अप्रैल 1908, तो सभी लोग जानते हैं 30 अप्रैल को। लेकिन क्या हुआ कि इस जो बम विस्फोट था उसमें किंग्सफोर्ड को मारना था, परंतु गलती से जो गाड़ी मतलब जो बम था वो किस पे गिर गया। तो एक वकील थे प्रिंगले, ठीक है। तो प्रिंगले कैनेडी, इनकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो जाती है इनके गाड़ी पे गिरने से। तो प्रिंगले कैनेडी जो कि भारतीयों के साथ सहानुभूति रखते थे, वो कहा होता है ना कि अच्छे लोगों को जल्दी ही ऊपर चले जाते हैं लोग, तो वही चीजें हुआ इनके साथ। खैर कोई ना। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया था? तो खुदीराम बोस दिए थे और प्रफुल्ल चाकी जी दिए थे, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहरा करके खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। प्रफुल्ल चाकी तो खुद ही अपने के लिए अपना शूट आउट कर लेते हैं। शिव प्रसाद मिश्र और फतेह सिंह नामक, देखिए ये 2 पुलिस सिपाही जो थे ना, इनका नाम इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों लोग का नाम था, क्या नाम था? तो ये नाम था शिव प्रसाद, ठीक है। शिव का प्रसाद और फिर फतेह। तो शिव प्रसाद और फतेह सिंह 2 पुलिस सिपाही ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार किए थे। तो शिव प्रसाद सिंह और फिर फतेह सिंह। ये जो फतेह सिंह आता है ना, तो इनके साथ याद आ जाता है जोरावर सिंह वाला, नहीं, पर ऐसा नहीं है, ये शिव प्रसाद सिंह के साथ है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि उन्हें फांसी दिया गया, बिल्कुल गलत बात है। क्या उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई? बिल्कुल गलत बात है। तो क्या उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेयस्कर समझ के गोली मार के आत्महत्या कर लिए? तो बिल्कुल ये सही जवाब है। तो ये कांड लोग 30 अप्रैल को ही करते हैं और 2 दिन के बाद ही 2 मई 1908 को उन्होंने खुद को, उनको पता था कि हम गिरफ्तार होंगे, हमें फांसी होगी, इससे बेहतर है कि 2 मई को ही गोली मार करके उन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। फाइनली कब दिया गया? तो ये 11 अगस्त 1908 को दिया गया। 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दिया गया था। चलिए, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो इनको गिरफ्तार किए 2 सिपाही, शिव प्रसाद सिंह और शिव प्रसाद, ठीक है, शिव प्रसाद किया और इनके साथ फतेह सिंह किए। लेकिन इनका वकील इनकी तरफ से कौन थे? तो ये कालिदास बसु थे। तो अब वकील लोग भी इन लोग को नहीं बचा पाते थे, खैर कोई बात नहीं। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो ये थे कालिदास बसु। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु जो थे वो खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर ही खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सजा के विरुद्ध अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा और इनको फाइनली 11 अगस्त को फांसी दे दिया जाता है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किए थे। इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र और फिर बीएन कॉलेज पटना के छात्र थे। तो बीएन कॉलेज पटना के छात्रों के साथ बंकिम चंद्र जो मित्र थे, ये सभी के सभी लोग मिल करके अनुशीलन समिति के शाखा का गठन किए थे। पटना भवानी मंदिर, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया? तो ये किए थे भूपेंद्र नाथ दत्त ने। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किए थे भूपेंद्र नाथ दत्त ने। पटना भवानी मंदिर, ठीक है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने किए थे। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो ये हो जाएंगे बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल कौन थे? तो ये थे
बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। ठीक है, बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा दिया गया था। सतयुग नामक पत्रिका जो है प्रकाशित किसने किया था? तो ये किए थे पुरुषोत्तम नारायण नंदा। ठीक है, नारायण है, सतयुग का पत्रिका निकालेंगे। तो सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित किया गया था। सतयुग है तो सत्यनारायण की कथा होती है ना, उसे याद रख लेना है, सत्य हटा देना है, बस पुरुषोत्तम नारायण कर देना है। ठीक है, तो सतयुग सत्यनारायण अर्थात पुरुषोत्तम नारायण। सतयुग जो पत्रिका थी वो पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वराज कथा, ठीक है, स्वराज कथा जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था? तो स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी जी के थे। 3 बार रिपीट हो गया नहीं ये क्वेश्चन। स्वराज कथा का संपादन बाल मुकुंद वाजपेयी ने किए थे। माँ की पुकार, ठीक है, माँ की पुकार पुस्तिका किसने लिखी थी, मतलब किससे संबंधित है? तो ये है मुजफ्फरपुर से। ठीक है, माँ की पुकार। तो मुजफ्फरपुर में रत्नाकर प्रेस जो था वो मुजफ्फरपुर में छपा हुआ था, माँ की पुकार, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर लिया। माँ की पुकार को 1918 में फाइनली दबा दिया गया। चलिए, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटा करके सरकार ने उसके स्थान पे कनिंघम को नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर बिहारी। तो बिहारी के संपादक को हटा करके सरकार ने उनके स्थान पे कनिंघम को नियुक्त किया। बिहारी पत्रिका के संपादक थे बाबू महेश्वरी प्रसाद। बिहारी पत्रिका के संपादक थे बाबू महेश्वरी प्रसाद। इसको हटा करके उसके स्थान पे श्री कनिंघम की नियुक्ति किया गया था। बिहारी पत्रिका के भारतीय संपादक को हटा करके सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था। ठीक है, बिहारी के भारतीय संपादक को हटा करके सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद, ठीक है, बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटा करके उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति की जाती है। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटा कर उनके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति होती है। रेवती नाग, तो रेवती नाग संबंधित है कि कहाँ से? तो ये भागलपुर से। ठीक है, रेवती नाग भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ये हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति। ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति का प्रचार करने के लिए भागलपुर में रेवती नाग को भेजा गया था। स्वराज नामक समाचार पत्र के किस संपादक को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण लंबी कैद की सजा हुई थी? तो स्वराज के संपादक आखिर थे कौन? तो ये थे शांति नारायण। बताइए, थे शांति से रहते थे, इसके बावजूद इनको लंबी कैद की सजा हो जाती है क्योंकि मुजफ्फरपुर बम कांड पे इन्होंने संपादक कुछ लिख करके प्रकाशित किए थे। स्वराज नामक समाचार पत्रिका के संपादक को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण लंबी कैद की सजा हुई थी। तो ये थे शांति नारायण। वारेंद्र कुमार की संस्था के सदस्य थे, तो ये हो जाएंगे गोल्डन लेक। ठीक है, वारेंद्र कुमार की संस्था के सदस्य थे, तो ये थे गोल्डन लेक के। देवघर की गोल्डन लेक संस्था विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करती थी। तो देवघर की गोल्डन जो लेक थी ना, वो किसके लिए कार्य करती थी? तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। इसके सदस्य थे वारेंद्र कुमार। ठीक है, वारेंद्र कुमार। किस भारतीय इतिहास विशेषज्ञ पे सरकार 1909 से लेकर के 1910 में भारत लौटने के बाद खतरनाक क्रांतिकारी होने का संदेश करती थी? तो ये हो जाएंगे काशी प्रसाद जायसवाल। तो काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में कहा गया है कि खतरनाक क्रांतिकारी। ठीक है, खतरनाक क्रांतिकारी काशी प्रसाद जायसवाल।
बिहार नेशनल कॉलेज के कौन सा छात्र क्रांतिकारी दल के सदस्य थे? तो बिहार नेशनल कॉलेज के कौन से छात्र थे जो क्रांतिकारी दल के सदस्य थे? ये हो जाएंगे अतुल चंद्र ममोदार, सुधीर कुमार, श्री प्रफुल्ल कुमार विश्वास। अतुल चंद्र और सुधीर और प्रफुल्ल कुमार, अतुल चंद्र, सुधीर और प्रफुल्ल कुमार, ये तीनों के तीनों छात्र क्रांतिकारी के सदस्य हो जाएंगे। श्री श्यामनाथ झा और शिव कुमार सिन्हा भी क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी विद्वान आर्य समाजी स्वामी सत्यदेव ने 1918 में कहाँ पे काम किया और विद्वतापूर्ण भाषण दिए थे? तो ये हो जाएंगे चंपारण। तो आर्य समाजी सत्यदेव जो थे 1918 में भाषण दिए थे, कहाँ पे? चंपारण में। 30 सितंबर 1918 को किस क्रांतिकारी को मुंगेर में गिरफ्तार कर लिया गया? तो ये हैं राम प्रसाद लाला। ठीक है, मुंगेर में 1918 में गिरफ्तार हो गए थे राम प्रसाद लाला जी। राम प्रसाद लाला मुंगेर में 1918 में गिरफ्तार हुए थे। भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 22 दिसंबर 1918 को भागलपुर में किसे गिरफ्तार किया गया? तो ये हैं बंधु चौधरी। ठीक है, तो भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 22 दिसंबर 1918 को भागलपुर से बंधु चौधरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बोलपुर, ठीक है, यह बोलपुर षड्यंत्र दल का सदस्य थे। तो बंधु चौधरी जो थे वो बोलपुर षड्यंत्र दल का सदस्य थे। उसे स्वतंत्र भारत की प्रांतीय प्रतियां वितरण करने एवं पार्टी का काम करने को लेकर के भागलपुर भेजा गया। वहीं डॉक्टर रविंद्रनाथ उसकी गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किए थे। रविंद्रनाथ जो थे उनकी गिरफ्तारी पर विरोध प्रकट किए थे। बिहार का कौन सा अखबार शुरू में उग्र क्रांतिकारी विचारों का समर्थक और पोषक था? तो ये हो जाएगा बिहारी। तो बिहार का जो बिहारी अखबार है वो स्टार्टिंग में उग्र क्रांतिकारी विचारों का समर्थक और पोषक था। तो बिहारी जो है वो उग्र क्रांतिकारी विचारों का समर्थक और पोषक था। अब भारत का राष्ट्रवाद खत्म होता है, अब स्टार्ट होती है चंपारण सत्याग्रह, और ये तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो पहला बताना है कि क्या यह कथन सत्य है। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने भारत में नवोदित राष्ट्रवाद का पहला सफल प्रयोग किए थे। बिल्कुल सही जवाब है, चंपारण में ही इन्होंने पहला प्रयोग किया था। चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में उनके आंदोलन करने के जो सही तरीके हैं, चेतना, नैतिकता, आस्था है, वो भर दी। बिल्कुल करेक्ट है। क्या गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद का चंपारण में पहला प्रयोग अहिंसा, सत्य एवं शोषित दलित जन समूह के जागरण था और मुक्ति पर बल देने के कारण अद्वितीय था? तो बिल्कुल ये भी कथन सत्य है कि जो अहिंसा था उनका प्रयोग था, नया था लोगों के लिए, सत्य पे आधारित था। दलित जो जन समूह थे, जो शोषित वर्ग थे, उनके उन्मुक्ति पर भी बल दिया गया। तो एक तरह से अद्वितीय और यूनिक तरीका था आंदोलन करने का। भारत के राष्ट्रपिता ने सबसे पहले आर्थिक विषमताओं को दूर कर सामाजिक शुद्धिकरण पे बल दिया, और ये बहुत जरूरी था। अगर हमारी जनता, हमारे राष्ट्र के लोग एकजुट होंगे, आपस में जो बंटे हुए थे विभिन्न मतभेदों के आधार पे, चाहे वो आर्थिक असमानता हो या फिर राजनीतिक हो या धार्मिक हो, तो किसी भी आधार पर अगर हमारा समाज बंटा हुआ रहेगा तो उसका लाभ तो लेगा ही ना। अंग्रेज लोग शासन के जो कर रहे थे, शासक वर्ग लेगा ही, और वो हमेशा होती है। अगर कोई भी समाज विभिन्न तरह की बुराइयों से जकड़ी हुई रहेगी, विभिन्न वर्ग, धर्म, राजनीति में बटी रहेगी, तो जो शासक वर्ग होता है ना, वो क्या करेगा, उसका फायदा उठाता है। तो इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले वहां पे जो आर्थिक विषमताएं थी उनको दूर करने का प्रयास किए थे। चंपारण में जो कुछ हुआ, ठीक है, चंपारण में जो कुछ भी हुआ, मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण जो था नीलहू साहबों और गोरे भूमिपतियों से मुक्त हुआ, और फाइनली चंपारण में सत्याग्रह के माध्यम से जो गोरे और नीले साहब लोग थे, गोरे भूपति लोग थे, स्वामी लोग थे, उनसे मुक्ति मिल जाती है वहां के लोगों को। भारत आज विदेशी राज्य से मुक्त है, यह कथन किनका है? तो यही राजेंद्र प्रसाद जी का।
तो राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में देश के आजाद होने के बाद फाइनली कहा था कि आज भारत जो है वो विदेशी राज्य से मुक्त है। ठीक है। श्री शुक्ल जो थे वो बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने का कृत संकल्प थे। यह कथन किनका है? तो यह है महात्मा गांधी जी का, कि राजकुमार शुक्ल एक ऐसे योद्धा हैं जो खुद से संकल्प लिए हैं कि हमें यहाँ की जनता पे जो नील का कलंक है उसको मुक्ति दिलानी है। वही महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के समय तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन थे? तो ये हो जाएंगे एलम मोरसंड। तो महात्मा गांधी के चंपारण आगमन के समय तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन थे? तो ये थे एलम मोरसंड। ठीक है। महात्मा गांधी जब चंपारण आते हैं तो उस समय पाते हैं कि तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त कौन है? तो मोरसंड जी हैं, एलम मोरसंड जी हैं। भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता। बिल्कुल सत्य बात है। जब हमारी जनता की स्थिति दयनीय बनी रहेगी तो फिर समाज में सुधार या फिर देश में कोई भी शासक या शासन आ जाए क्या फर्क पड़ता है। तो यह कथन कहना था महात्मा गांधी जी का। तो 14 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण के गांव से लौटते हुए यह कथन कहे थे। वहां की दुर्दशा देख करके इन्होंने बहुत ज्यादा इनको आहत हुआ। 1917 में कहा कि सच्चा स्वराज नहीं मिल सकता और गांव की दशा यूं ही बनी रही। तो चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। यह अवधि होती थी कितना साल? तो आप 3 कठिया पद्धति के अंतर आ गए तो आपको 20, 25 या 30 साल तक वहां पे नील की खेती करनी है। ठीक है। 20-25 तो एक मनुष्य का मतलब लगभग एज चली जाती है, क्योंकि 20 से 30 साल के बीच ही लोग काम करना शुरू करते हैं और उसमें 20-25 ऐड करेंगे तो 50-55 हो जाएगा, उनकी एज तो खत्म। तो एक व्यक्ति अपने पूरी उम्र नील की खेती कर रहा है, ये तो कहीं से सही नहीं है। तो वही है 20, 25 या 30 साल। हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो ये हो जाएंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी जी और इन्होंने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिए थे। बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर 1907-8 के समय। तो नील के जो किसान थे, रैयत किसान होते थे, तो नील के जो किसान थे उन्होंने विद्रोह किया था 1907-8 में। ठीक है। 1907 और 8 में साठा कोठी परसा मलहिया बेतिया और कुंदिया के रैयतों ने शेख गुलाम और फिर शीतल रोच के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिए थे विरोध करके। ठीक है। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधोमल को गिरफ्तार किया गया। तो नील उत्पादन के विरोध पे शीतल राय और फिर राधोमल को गिरफ्तार 26 अक्टूबर 1908 को किया गया था। नील उत्पादन के विरोध करने पर शीतल राय और राधोमल को क्या हुआ? गिरफ्तारी हुआ। और कब हुआ? तो ये 1908 में हुआ था। ठीक है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रैयतों के पक्ष में दिया था? तो ये है फाइनली कोई तो आया जो रैयतों का बात सुना, WR गोरले। तो गोरले जी थोड़ा दिल के अच्छे आदमी थे और इन्होंने रैयतों के सपोर्ट में अपना जांच रिपोर्ट तैयार किया, WR गोरले जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एडवर्ड बेकर। तो एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहों का सम्मेलन बुलाया कब? तो ये हो जाएंगे 1909 से 10 में। जब 7 से 8 में नील रैयतों ने विद्रोह किया तो फाइनली उस पर जांच रिपोर्ट करने के लिए इन लोगों ने भेजा WR गोरले को, और गोरले ने जांच रिपोर्ट में पाया कि नहीं, सच में यहाँ के रैयतों के साथ जुल्म हो रही है। तो चूंकि अब जुल्म हो रही है तब उनको क्या डिमांड है, उनके डिमांड के अनुसार क्या कानून बनाना चाहिए, इसके लिए एक सम्मेलन बनाई जाती है 1909-10 में। और यह कौन सा लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलाते हैं? तो एडवर्ड बेकर। ठीक है, एडवर्ड बेकर। 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन, ठीक है, 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए
नील प्लांटर और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया है, तो यह है छपरा में। ठीक है, छपरा। तो 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ पे अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटर और रैयतों के मध्य विषम संबंध का उल्लेख होता है, तो ये हो जाएगा छपरा। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे नंद किशोर लाल। तो नंद किशोर लाल ने इस ओर से ध्यान सभी लोगों का आकृष्ट किए थे। तो 7वें अधिवेशन में हुआ था और 1915 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? छपरा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे नंद किशोर लाल। वहीं जो प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का था 1908 में गठन हुआ था, और फिर इसके जो अध्यक्षता थे वो अली इमाम थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष बने थे अली इमाम। वहीं 1908 के बाद 1909 में होता है, और इसके करते हैं अध्यक्षता कौन? तो दीप नारायण करते हैं। कौन करते हैं? 1909 वाले के दीप नारायण। ठीक है, दीप नारायण। चलिए, और 1915 वाला नंद किशोर लाल। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो ये हो जाएंगे अमृत बाजार पत्रिका, हिंद केसरी, भारत माता। तीनों के तीनों जो पत्रिकाएं थी बहुत ही ज्यादा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थी। तो इन तीनों पत्रिकाओं ने चंपारण के दुर्दशा पे निबंध प्रकाशित किए थे। हिंद केसरी, भारत माता और फिर अमृत बाजार पत्रिका। तो चंपारण के दुर्दशा पे निबंध प्रकाशित किए थे हिंद केसरी, भारत माता और फिर अमृत बाजार पत्रिका। हिंद केसरी, भारत माता, अमृत बाजार पत्रिका। अभ्युदय, हितवार्ता और मिथिला। ठीक है, अभ्युदय, हितवार्ता और मिथिला मेहर ने भी रैयतों की दुर्दशा का जिक्र किए थे। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया था? तो ये हो जाएगा प्रताप। ये प्रताप जो है, बाकी अखबार कभी कभी, लेकिन जो प्रताप था वो हमेशा ही उन पे हो रहे अत्याचारों को प्रकाशित करता था। नीलहों के अत्याचारों से संबंधित कौन सी बात सत्य है? तो ये हो जाएगा सभी के सभी कथन। तो नीलहों के अत्याचारों से संबंधित बात सत्य है। पहला है कि प्रार्थना पुस्तिका में नीलहों के अत्याचार का उल्लेख है। प्रार्थना पुस्तिका में नीलहों के अत्याचार का उल्लेख है। दूसरा है कि बिहारी के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और फिर रैयत शीर्षक से निबंध लिखते हैं। दूसरा है कि स्टेट्समैन में श्री ब्लैक शिप का निबंध है। स्टेट्समैन में श्री ब्लैक शिप का निबंध भी है। सभी का सभी कथन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया? तो सभी लोग जानते हैं लखनऊ अधिवेशन 1916। तो किस ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक, पटना में विश्वविद्यालय में एक विधेयक भी आया था और चंपारण के नील रैयत के संबंध में भी प्रस्ताव पेश किया गया, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी 1907 से ही आंदोलन कर रहे थे। तो ये सभी को लेकर के लखनऊ अधिवेशन में प्रस्ताव पेश होता है और इसी मौके का फायदा उठा करके राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दे दिया। ठीक है, तो यह लखनऊ अधिवेशन था, कांग्रेस का 31वां नंबर का अधिवेशन था। श्री जेबी कृपलानी और चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे? तो ये थे ना भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर। भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के जो थे वो प्रधानाध्यापक थे जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्रधानाध्यापक थे। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत महाभियोग चलाने की सूचना गांधी जी को दी थी? तो ये हो जाएगा धारा 108। तो मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना गांधी जी को दी थी? तो यह है धारा 108। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? तो ये थे 18 अप्रैल 1917 को। भारत में पहली बार गांधी जी जेल जाने को तैयार हो रहे थे 18 अप्रैल 1917 को।
इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला और उन्होंने सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग किए थे। तो पूछता है क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा का पहली बार प्रयोग किस आंदोलन में किया गया, तो ये हो जाएगा चंपारण का आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह। ठीक है, तो भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ भी मिला और फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग भी किया। ठीक है, और ये कब किए थे, तो 18 अप्रैल 1917 को, 18 अप्रैल 1917 को। तो ये पहली बार गांधी जी इस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे 18 अप्रैल 1917 को। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था, तो ये करना था मजहरुल हक और ब्रज किशोर प्रसाद पर। ठीक है, जब गांधी जी 18 अप्रैल 17 अप्रैल नहीं 18 से याद रखना है कि 17 अप्रैल 1917 नहीं, एक दिन बढ़ा देना 18 अप्रैल 1917। जब गांधी जी जेल जाएंगे तो आखिर कौन ये आंदोलन का जिम्मेदारी लेगा, तो ये मजहरुल हक लेंगे और इनके साथ ही ब्रज किशोर प्रसाद जी लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज था उस टाइम चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था, तो CF एंड्रूज थे। ये दोनों लोग का मतलब इस आंदोलन का भी और गांधी जी का भी सपोर्ट कर रहे थे। एंड्रूज जो थे 19 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आए थे गांधी जी के जेल जाने के 2 दिन बाद। 19 अप्रैल को मतलब ये आए थे चंपारण। उन्हें मानव की प्रति गहरी सहानुभूति थी। 20 अप्रैल 1917 को इसने जिला मजिस्ट्रेट से CF एंड्रूज भेंट करते हैं और वहां जाके पता चलता है कि सरकार गांधी जी पर से मुकदमा उठा रही है। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा कब पहुंचे, तो ये पहुंचते हैं 27 अप्रैल को। गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, जेल जाते हैं 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को जाते हैं। ठीक है, और वहीं 19 अप्रैल को CF एंड्रूज आता है चंपारण। 20 अप्रैल को पता चलता है कि गांधी जी को छोड़ा जाएगा और गांधी जी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा जो गांव था वहां पे जाते हैं 27 अप्रैल को। ठीक है, 27 अप्रैल को। तो ये कहानी 18 अप्रैल से शुरू होती है 27 अप्रैल। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है जो रैयतों के 3 रुपया प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार किया गया, तो यह है लेविस रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम है लेविस। तो यह लेविस रिपोर्ट कहता है कि जो किसान होंगे, जो रैयत होंगे, उनके 3 रुपया प्रति बीघा की जो अतिरिक्त वसूली की जाती है उसके विरोध में था कि आप प्रति बीघा उनसे 3 रुपये की वसूली ना करें। ठीक है, क्योंकि उतना तो मतलब उनकी पैदावार भी नहीं होती है। तो लेविस रिपोर्ट। किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था, तो प्लांटरों के समर्थन में रिपोर्ट J.A. स्वेनी किए थे। J.A. स्वेनी। यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। J.A. स्वेनी जो कि प्लांटरों के सपोर्टर थे, प्लांटरों के समर्थक। अब लेविस रिपोर्ट जो थी वो फिर रैयतों के मतलब अतिरिक्त शुल्क जो 3 रुपया चल रहा था उसके विरोध में थी। उसके परिणाम स्वरूप तैयार हुआ था प्लांटरों का J.A. स्वेनी। ठीक है, किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ कि मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहे साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया है, तो ये थे भारत मित्र। ठीक है, तो एक समाचार पत्र था भारत मित्र। उसने कहा कि मेरी आशा थी कि गांधी जी अगर वहां पे जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, गोरे नीलहे साहब, ये सभी लोग इनके भी कार्यों में बाधा डालेंगे और उसी के अनुरूप ऐसा होता है, देखने को मिलता है। भारत मित्र कहते हैं। तो यह भारत मित्र जो है वो 13 मई 1917 को प्रकाशित होता है। गांधी जी ने 28 मई, ठीक है, 28 मई 1917 को श्री इरविन को एक पत्र लिखते हैं, किसका नाम लेकर के उसके शोषण का जिक्र किए थे, तो ये थे हीरामन लोहार। ठीक है, तो 28 मई 1917 को इरविन को लिखे पत्र में हीरामन लोहार का नाम का जिक्र किया गया था, उसके शोषण का जिक्र किया गया था, हीरामन लोहार के शोषण का जिक्र। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है, तो ये हैं बाबू शिवनंदन राय।
ठीक है, बाबू शिवनंदन राय भी चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पीर मोहम्मद। ठीक है, चंपारण की प्रजा पर अत्याचार, पीर जो है इनको मतलब पीर पीड़ा हो रही है चंपारण की प्रजा पर हो रहे अत्याचार के कारण, इसलिए इन्होंने पुस्तक लिख दिया। तो ये जो पीर मोहम्मद जी थे ना, प्रजा पे अत्याचार थे, किसको भेजते थे? तो यह कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिख करके, प्रताप जो पत्रिका थी जो अक्सर वहाँ के नील जो रैयत थे उनके अत्याचारों पे लिखते थे, तो पीर मोहम्मद के द्वारा ही लिख के भेजा जाता था। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जो जांच समिति थी, उस जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे FG सिलाई। ठीक है, तो एक्चुअली इतना बड़ा मुद्दा हो गया गांधी जी आ गए, तो उसके जांच के लिए एक समिति बनेगा और उस समिति में सिलाई मतलब सलाई FG सिलाई का अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी जी इसके सदस्य थे और जांच समिति की पहली बैठक जो होती है वो 17 जुलाई 1917 को होती है। 18 अप्रैल को गांधी जी को जेल जाना पड़ता है और फिर 17 मतलब जुलाई को, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने के बाद 17 जुलाई 1917 को एक जांच समिति की बैठक होती है। राजा हरिहर प्रसाद नारायण भी इसके सदस्य थे। तो गांधी जी के अलावा राजा हरिहर प्रसाद नारायण भी सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे FG सिलाई। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसकी अधिसूचना प्रकाशित किया जाता है फाइनली 18 अक्टूबर को। ठीक है, तो जब जांच हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो फाइनली इसका जो प्रस्ताव होती है, अधिसूचना होती है, वो 18 अक्टूबर 1917 को प्रकाशित किया जाता है। तो गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया। यहाँ के छात्रों ने बोला कि आप बिहार आई के हैं तो हमारा जो छात्र सम्मेलन है उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये हो रहा था आपको भागलपुर में। ठीक है, तो 15 अक्टूबर को, और ये समझौता स्वीकार होने से 3 दिन पहले ही 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था भागलपुर में और इनको अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया था। चंपारण कृषि विधेयक को श्री मॉड ने, ठीक है, चंपारण जो कृषि विधेयक था उसको श्री मॉड ने विधान परिषद में प्रस्तुत किए थे। तो ये प्रस्तुत किए थे, कब किए थे? तो ये किए थे 20 फरवरी 29 नवंबर 1917 को। ठीक है, श्री मॉड ने विधान परिषद में प्रस्तुत किए थे 29 नवंबर 1917 को। वहीं 20 फरवरी 1918 को विधेयक जो था सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया था और 4 मार्च 1918 को विधान परिषद के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। परिषद में कई संशोधन के प्रस्ताव आए, किंतु सरकार ने इनमें एक भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। अंत में चंपारण कृषि विधेयक परिषद द्वारा पारित हो गया और फिर चंपारण कृषि कानून के नाम से उसको जाना जाने लगा। तो फाइनली ये 4 मार्च 1918 को वहां पे प्रस्तुत हुआ, विचार करने के बाद पारित कर दिया गया 4 मार्च 1918 को। चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं आखिर थी क्या? जो कृषि कानून आया तो उसकी क्या विशेषता थी? तो इसमें 3 कठिया जो पद्धति थी सबसे पहले इसको समाप्त किया गया। सरहबेसी में तुर्कौलिया, ठीक है, सरहबेसी में तुर्कौलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी भी आई। तो वहाँ पे जो भी लगान वगैरह था इन लोगों का उसमें 20% और 26% की कमी भी मिलने को देखने को मिली। इसके अलावा जो रैयत है उनको नील उपजाने के दायित्व से भी मुक्ति दे दिया गया कि जबरदस्ती आप नील नहीं उगा सकते। तो सभी के सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किए थे? तो ये किए थे बरहरवा लखन सेन। ठीक है, बरहरवा लखन सेन में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल बना था। वहीं 20 नवंबर 1917 को भितरहवा में भी गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला। तो पहला इन्होंने स्कूल खोला लखन सेन में, बरहरवा में, और दूसरा भितरहवा में। मतलब पहला बरहरवा बाहर और दूसरा भितरहवा भीतर। तो पहला बरहरवा बाहर और दूसरा भितरहवा में इन्होंने 2 स्कूल खोला। चंपारण आंदोलन 1917 था एक तरह से नील किसान का आंदोलन था। बिल्कुल कथन सत्य है। पहला 3 कथिया प्रथा संबंधित है तो चंपारण आंदोलन से संबंधित है। अंग्रेज बगान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध जो था 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके
अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के प्रति बिघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे ही 3 कठिया प्रथा कहते थे। तो ये एक तरह से अनुबंध करके तैयार, मतलब वो होती है ना समझौता, या जो भी उसको कह सकते हैं, टाई अप, सॉरी टाई अप कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगा। तो ये कर चुके थे, अब ये मजबूर थे खेती करने के लिए। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिल्कुल सही कथन है, महात्मा गांधी जी किए थे। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ये गए थे। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था? तो ये हो जाएगा 1917 में। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार आगमन 1917 में होती है। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे थे। तो 10 अप्रैल को ये पटना पहुंचे थे। 18 अप्रैल को इनको जेल ले जाया गया था और 19 अप्रैल को CF एंड्रूज आए थे। 20 अप्रैल को पता चला कि इनको रिहा किया जा रहा है। 27 अप्रैल को ये रिहा हो जाते हैं और रिहा होकर के राजकुमार, मतलब और रिहा तो हो जाते हैं, लेकिन 27 अप्रैल को ये राजकुमार शुक्ल के गांव पहुंचते हैं और पटना आते हैं 10 अप्रैल को। 3 कठिया प्रथा सबसे अधिक प्रचलित थी कहाँ पे? चंपारण में। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो उस टाइम थे एडवर्ड एल्बर्ट गेट। ठीक है, गेटपाल मतलब अल्बर्ट गेट थे उपराज्यपाल। 4 जून 1917 को गांधी जी और गेट की मुलाकात होती है रांची में। ठीक है, 4 जून को गांधी जी और एडवर्ड अल्बर्ट गेट की मुलाकात रांची में होती है। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मति से प्रतिवेदन पेश किया था। तो ये 4 अक्टूबर 1917 को सरकार को एक प्रतिवेदन दिया गया था, 4 अक्टूबर 1917 को। चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सही हैं? तो पहली है कि 3 कठिया का अंत किया गया। बिल्कुल, रैयतों की जो लगान थे उसको घटा दिया गया कि लगान में बहुत ज्यादा नहीं देने हैं, उसको कम कर दिया गया। इसके अलावा बगान मालिक द्वारा वसूल किया गया जो अवैध नगद था उसका भी 25% बोला गया कि आप वापस कर दो, क्योंकि गरीब किसान है, उनको खाने के लिए नहीं है और इतनी रकम आप लोगों ने इकट्ठा किया हो, तो 25% वापस भी करा दिया गया। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी ने किसी अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट आए। तो ये थे जनकधारी प्रसाद जी। तो जनकधारी को बोले कि आप इसको मतलब GI रखिए, जैसे कि ये जो आंदोलन है ना सिलसिला, इसको बस जीवित रखिए, जनक रखिए। ठीक है, तो जनकधारी जी को सौंप के वापस आ गए। भारत में महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया था? तो ये चंपारण आंदोलन हो गया और यही पहली बार शबनी अवज्ञा का भी प्रयोग हुआ। गांधी जी ने सबसे पहले किसान आंदोलन में भाग लिए थे? तो चंपारण, बिल्कुल कथन सत्य है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, JB कृपलानी भी थे, सभी के सभी लोग, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं संबंधित थे। ठीक है, उस समय तो बहुत ज्यादा छोटे थे। तो चंपारण आंदोलन से राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और फिर अनुग्रह नारायण सिंह। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो बिल्कुल सही बात है, ये चंपारण का। तो यहाँ पे सत्याग्रह किए थे चंपारण का दुख दूर करने के लिए। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पे मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो ये इसलिए था क्योंकि नील की खेती करने वालों की समस्या का समाधान हो सके। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो ये था चंपारण। ठीक है, सफल सत्याग्रह इनका चंपारण में हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ था? तो 1917 में हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किए? तो चंपारण आंदोलन से। कितना पूछा हुआ है, सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया? राजकुमार शुक्ल ने किया। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है राजकुमार शुक्ल। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण।
निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? देखिए, ये पहला इनका सत्याग्रह आंदोलन था, लेकिन इसमें प्रयोग किस बात का किए थे, मतलब किस तरीके से इन्होंने जीत हासिल की? तो सविनय अवज्ञा, ठीक है, मतलब होता ना कि विनय सहित इन्होंने अवज्ञा किया, उन लोगों की बात विनय विनम्रता पूर्वक नहीं माना कि नहीं, हम लोग आपका जो नील के किसान हैं वो लगान भी नहीं देंगे और 3 कठिया भी नहीं फॉलो करेंगे। तो विनय के साथ इन्होंने अवज्ञा किया, मनाही किया, और प्रथम एक तरह से सत्याग्रह आंदोलन भी ये था। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये था नगदी फसल, ठीक है, नगदी फसल, नील नगदी ही होती है ना, क्योंकि इससे व्यापार होती है, जो भी व्यापारिक फसलें हैं सारी की सारी नगदी हैं। सतयुग के संपादक कौन थे? तो हम लोग जस्ट कुछ समय पहले ही पढ़े थे, वो दूसरा था सत्ययुग, ठीक है, ये दूसरा है। तो ये है पांडे जगन्नाथ। तो सत्ययुग के संपादक इनमें से हो जाएंगे पांडे जगन्नाथ हो जाएंगे। सत्ययुग वो एक था नारायण वाला ना, सत्य कुछ था समथिंग कि सत्य क्या तो था, ठीक है, यहाँ पे भी जगन्नाथ भगवान ही है, सत्ययुग है। तो महात्मा गांधी की यह युक्ति कि देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था। देश को सविनय मतलब सविनय अवज्ञा क्या होती है, इसका पहला प्रत्यक्ष जो सबक था या फिर देखने को यहाँ के लोगों को मिला, वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो चंपारण आंदोलन से। 21 अप्रैल 1917 को मोतिहारी चंपारण के कलेक्टर ने सूचित किया कि गांधी जी पर से मुकदमा उठा लेने का आदेश दिया गया है और प्रस्तावित जांच के लिए स्वतंत्र और वे अधिकारियों जो भी सहायता हो वो ले सकते हैं और एक स्वतंत्र रूप से इसकी जांच होगी कि आखिर सच में किस लेवल का अत्याचार हो रहे हैं। गांधी जी ने इस बारे में लिखा कि देश को सविनय अवज्ञा का यह पहला प्रत्यक्ष सबक है। उस समय मोतिहारी के कलेक्टर हाई कॉक थे, ठीक है, मोतिहारी के कलेक्टर हाई कॉक थे। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के क्रम में बेतिया कब पहुंचे थे? तो ये हो जाएगा 22 अप्रैल 1917 को। बेतिया 22 अप्रैल को पहुंचे, उनके गांव 27 अप्रैल को पहुंचे थे और 10 अप्रैल को ये पटना आए थे। 10 अप्रैल को पटना आए थे, ठीक है, 10 अप्रैल पटना आए। 18 अप्रैल को इनको मतलब जेल जाना पड़ा। 19 अप्रैल को सेफ एंड हो जाए। 20 अप्रैल को उन्होंने पता किया कि इनको रिहा किया जा रहा है और फाइनली 21 अप्रैल को घोषणा भी हो गया। वहाँ के कलेक्टर हाई कॉक थे, तो उन्होंने घोषणा किया 21 अप्रैल को। फिर ये 22 अप्रैल को वहां से चल दिए, जा करके पहुंच के बेतिया। 22 को बेतिया गए, उसके बाद धीरे धीरे लोगों से मिल करके 27 को उनके गांव पहुंच गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की किस उपाध्यक्ष एवं सदस्य से 10 मई 1917 को गांधी जी की मुलाकात होती है? तो ये है विलियम मॉड, ठीक है। तो वायसराय के एक उपाध्यक्ष थे काउंसिल के, जो कार्यकारी परिषद था वायसराय के अंतर्गत, उसके उपाध्यक्ष विलियम मॉड से ये मिलते हैं। श्री मॉड ने इस बात पे बल दिया कि गांधी जी के वकील सहकर्मी को चंपारण से हटा दिया जाए। मॉड के संकेतानुसार गांधी जी ने एक आरंभिक रिपोर्ट 13 मई 1917 को बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को भी भेजे थे। किस प्लांटर ने मिथ्या मतलब झूठ मूठ का प्रचार करना चाहा कि रैयत जो है वो सुखी संपन्न है, ये दिखाने के लिए उसने अपनी कोठी पर आमंत्रित किया? तो ये है ए.के. होल्टम, ठीक है, ए.के. होल्टम। तो ए.के. होल्टम ने बहुत चालाकी से मतलब लोगों को बुलाया अपने कोठी पे, खिलाया पिलाया और दिखाया कि देखो बिना मतलब क्या तुम लोग परेशान होकर आंदोलन कर रहे हो, कितने सुखी संपन्न हैं, कितने ये लोग चालबाज लोग होते हैं ना, हमेशा ये चीजें होती हैं, शासक वर्ग हमेशा ये चीजें करती है। बेतिया के ढोकराहा, ठीक है, बेतिया के ढोकराहा कोठी के मैनेजर श्री होल्टम, बेतिया के ढोकराहा कोठी के मैनेजर श्री होल्टम के झूठे वक्तव्य को रहस्य उद्घाटन गांधी जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटरों का समर्थक था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटरों का समर्थक कौन था? ये थे पायनियर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान प्लांटरों अर्थात कि जो जमींदार थे उनके समर्थक थे पायनियर, ठीक है। तो ये पायनियर अखबार वाले मतलब इनका समर्थन कर रहे थे। कहाँ के नगर पालिका के मेहतारों ने गांधी जी से अपना वेतन बढ़ावाने में सहायता देने का अनुरोध किया था? तो ये छपरा के थे। तो छपरा के मेहतारों ने गांधी जी से अनुरोध किया कि हमारा वेतन भी बढ़वा दीजिए। 8 नवंबर 1917 को गांधी जी समाज सेवा के लिए कहाँ से सुसंस्कृत महिलाओं और पुरुषों को चंपारण लेकर आए थे? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात से, ठीक है।
तो समाज सेवा के लिए कुछ पुरुष और महिलाओं को महाराष्ट्र और गुजरात से गांधी जी लेकर के 8 नवंबर 1917 को चंपारण लेकर आए थे। बिहार में 3 कट्ठा पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भाग रखा जाता था? तो 3/20 बिल्कुल सही बात है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा आपका चंपारण। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किए थे। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बिल्कुल बत्तख मियाँ बचाए थे। ठीक है, बत्तख मियाँ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो ये थे इरविन। ठीक है, गांधी जी के जीवन पे पहले से मतलब जो भी था इनके पीछे थे इरविन। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध फाइनली जाकर के पास हो गया था? तो ये पास हो जाता है आपको, देखिए इनमें से तो कोई नहीं दिया है, तो यहाँ पे है 4 मार्च को। मार्च ऑप्शन में नहीं था इसीलिए। तो चंपारण में कृषि की स्थिति की जानकारी के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया और जांच समिति की रिपोर्ट जो है वो विधान परिषद के समक्ष 4 मार्च 1918 को विधान परिषद के समक्ष 4 मार्च 1918 को रखा जाता है। विधान परिषद के अनेक भारतीय सदस्यों ने रैयतों के पक्ष में संशोधन प्रस्तुत किए, जैसे कि और जैक्सन कैनेडी ने भी प्लांटरों के पक्ष में। ठीक है, 2 लोग थे जो जमींदारों के पक्ष में थे, जैक्सन और कैनेडी। परंतु सरकार ने इनमें से एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया और अंततः जो था वही पुराना मतलब जो गांधी जी का अध्यक्षता वाला नहीं, जो सदस्य वाला बना था विधेयक, उसी को परिषद द्वारा पारित हो गया और यही चंपारण कृषि कानून के नाम से जाना गया। तो 4 मार्च 1918। ठीक है, मार्च मंथ। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो पहला है कि इस क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू कर दिया और मार्शल लॉ लगाया। तो मतलब ये है कि क्या क्या वो चीजें किया था? तो नहीं, बिल्कुल मार्शल लॉ से तो वो चीजें होगा नहीं। ये कह रहा है कि समाधान के लिए। ठीक है, तो समाधान के लिए उठाएंगे क्या कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान किस नील कारखाने के प्रबंधक ने बत्तख मियाँ को गांधी जी को जहर देने के लिए कहा था? तो ये है इरविन। ठीक है, कितने खतरनाक लोग हैं ना, इरविन। महात्मा गांधी को नील कारखाना के प्रबंधक थे इरविन। इन्होंने रात्रि भोज पे आमंत्रित किया। ये गवर्नर वाले इरविन नहीं, वहां का एक नील कारखाना का प्रबंधक थे इरविन। तो इन्होंने रात्रि भोज पे आमंत्रित किया और अपने रसोइये बत्तख मियाँ से उन्हें दूध में जहर मिलाकर परोसने को कहा, लेकिन मियाँ ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया जिससे गांधी जी की जान बच गई। बाद में अंग्रेजों द्वारा बत्तख मियाँ अंसारी को काफी यातनाएं दी गई थी। बाद में अंग्रेजों ने बत्तख मियाँ को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में मोतिहारी में बत्तख मियाँ को पहचान लिया और जनता को घटना और उनके बारे में बताया। तो जब भारत देश आजाद हो गया था तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में मोतिहारी में बत्तख मियाँ को पहचान लिया और फिर उनको बताया इस बारे में। उन्होंने काफी प्रशंसा की और 24 एकड़, ठीक है, 24 एकड़ जमीन देने का वादा किया। 1957 में जाकर के बत्तख मियाँ की मृत्यु हो जाती है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान कहाँ पे ब्रिटिश नील प्रबंधक इरविन ने गांधी जी से रात्रिकालीन भोज पे आमंत्रित किया और बत्तख मियाँ को उन्हें जहर देकर मारने को कहा था? तो यह है मोतिहारी। कोठी द्वारा वसूले गए तावान का 25% लौटाने की चंपारण कृषि जांच समिति की अनुशंसा के तहत बेतिया राज ने 18 कोठियों, ठीक है, 18 कोठियों द्वारा वसूले गए तावान से कितनी रकम लौटा दिया? तो ये हो जाएगा लगभग इतना सारा रुपया, आई पाई पता नहीं क्या क्या है, 1,60,301 रुपया, 9 आई 9 पाई। उस समय कुछ होता होगा 9 आई 9 पाई। आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए कि आई पाई क्या है। 1,60,301 रुपया 18 कोठियों ने इतने वसूले थे। मात्र 25% था, सोचिए 100% कितना होगा। तो इतने इन लोगों ने वापस कर दिया और मात्र ये 18 कोठी 18 लोगों ने मतलब 18 घरों ने मिलकर इतना वसूल किया था।
बेतिया राज के अंतर्गत जो गांव नहीं पड़ते थे उनका कोई भी रकम नहीं लौटाया गया। तो जो सिर्फ बेतिया के अंतर्गत गांव आ रहा था, चूंकि वहीं पर आंदोलन होता है, तो उसी को लौटाया गया, बाकी वाले लोग लौटाना जरूरत नहीं समझे। ठीक है। तो कृष्ण ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि चंपारण जांच समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मति हो और उसकी अनुशंसाओं के अनुरूप ही चंपारण कृषि विधेयक पारित हो। इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है सर एडवर्ड गेटी को जाता है। इसका बहुत बड़ा श्रेय सर एडवर्ड गेटी को जाता है। सर गेट जो थे यदि सुदृढ़ रवैया नहीं अपनाते और इसी विषय पर अपनी सारी सूझबूझ नहीं लगा दी होती तो रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं होता और किसी कानून भी पारित नहीं हो पाता। तो इसीलिए इसका जो है श्रेय है वो एडवर्ड गेटी को जाता है। तो यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, कि यह कृषि जो जांच समिति है वो रिपोर्ट इसलिए पारित हो पाया क्योंकि एडवर्ड गेटे जो थे इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किए थे। ठीक है, अब ये अगला हम लोग का टॉपिक है कि बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इस सभी को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ। ठीक है, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, आप लोग को हिस्ट्री भी मिल जाएगा लूसेंट का, स्पेशली लूसेंट का हिस्ट्री है और उसके भी जो मॉडर्न वाले हैं उसके 3 सेक्शन हो गए हैं और भी आएंगे। और ये फिर बिहार का भी लगभग 3 सेक्शन हो गया, 1857 से लेकर के हम लोग 1919 तक देख लिए। अब सहयोग वगैरह देखेंगे, उसके बाद भारत छोड़ो और सविनय अवज्ञा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो है बिहार स्पेशल का समाप्त हो जाएगा। तो कोई कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।